दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मूल अधिकारों की चर्चा अभी हम लोग शुरू किए थे पिछले वीडियो में। उसमें एक ही जगह पे सारे मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद और उसके प्रावधानों को देखा था। अब हम अलग अलग इसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। इससे आपकी समझ और भी ज़्यादा विकसित होगी। तो 6 तरह के जो मूल अधिकार हैं उनको इसी तरीके से देखेंगे हम। तो आज जो जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है समता या समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद आते हैं। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समानता के अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद आता है वह है 14। इसमें क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष हर कोई एक समान है। इस इसी से जाना जाता है यह। परंतु वह जो है सो आधा था। कानून के समक्ष सभी लोग एक हैं, यह इसका एक हिस्सा है। पूरा हिस्सा जो है वह है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अर्थात इसके अंतर्गत 2 भाग आते हैं। पहला भाग क्या है, तो विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ, और यह इंग्लैंड से लिया गया है। और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, ये प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और यह अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों, क्या है कि कानून और संविधान में कई तरह के फ्रेजेस या मुहावरे चलते हैं। उसमें से 2 प्रचलित जो मुहावरे हैं यहाँ पे हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो इसका क्या मतलब होता है जानते हैं। तो पहले का मतलब तो आपको बहुत आसानी से पता है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। अर्थात एक ही अपराध के लिए कोई धनी व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो तो सज़ा में कोई अंतर नहीं होगा। कोई बहुत ऊंचे पदों पर बैठा हो और कोई बहुत नीचे के पद पे हो तो सेम अगर अपराध है, एक ही तरीके का अपराध है, तो सज़ा भी एक ही तरीके का होगा। अब जो है इसका दूसरा जो पार्ट है वह है विधि का समान संरक्षण। तो इसमें क्या है, तो इसमें परिस्थितियों को देखा जाता है कि परिस्थिति अगर बदलेगी तो वहाँ पे व्यवहार भी बदल जाएगा। व्यवहार किसका बदलेगा, तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है या सरकारों की बात हो रही है। तो परिस्थिति का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आप एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक 5वीं क्लास के विद्यार्थी हों और दूसरे वर्ग में 10वीं क्लास के विद्यार्थी हों। अब वहाँ पे कहें कि दोनों समान हैं कानून के नज़र में, तो वो नहीं, वहाँ पे लागू नहीं हो सकता। अर्थात 5वीं क्लास के छात्रों के प्रश्न और 10वीं क्लास के छात्रों के प्रश्न दोनों में अंतर होगा। तो उसका मतलब यही होता है। अब इसको समाज की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है कि हमारा समाज सदियों से जातियों में बटा हुआ है और उसमें कई जाति जो है विकास की धारा में काफ़ी पीछे छूट गए, तो उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब अमेरिका में भी जब इसका वहीं से आया यह सिद्धांत, तो उसमें क्या है कि समान परिस्थितियों के बीच में समान कानून, वहाँ अमेरिका में इसका यही मतलब है। तो वहीं से इसको लाया गया, बोरो किया गया भारतीय संविधान में। अब यहाँ के समाज पे लागू किया गया कि यहाँ के समाज कई वर्गों में बटा है और कई जातियाँ पीछे छूट गई हैं। तो जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, यही इसका मूल है। अब इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी बतलाए गए हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, सांसद, विधायक और विदेशी राजदूत, तो इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके कार्यकाल के अंतर्गत उनके ऊपर कोई क्रिमिनल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
सिविल मुकदमे चलाए जा सकते हैं, परंतु उसके लिए भी उन्हें 2 महीने पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी। अब हमारे विधायक और सांसदों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? तो इन्हें संसद और विधान मंडलों में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, और वहाँ पे बोली गई बातों के लिए इन्हें किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सांसद या विधायक संसद या विधान मंडलों में कुछ बात बोलते हैं, तो उनकी बातों से अगर आपको ठेस भी पहुंची हो तो आप उसे किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। अब विदेशी राजदूतों के संबंध में भी यह लागू नहीं होता। वहाँ विदेशों के राजदूत हमारे यहाँ जो नियुक्त होते हैं और रहते हैं, तो उन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर वो किसी कानून के उल्लंघन के दोषी भी होते हैं, प्रथम दृष्टया अगर लगते हैं वैसा, तो उन्हें यहाँ के कानूनों के अनुसार उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, तो उनको हटा दिया जाता है। वो जिस भी देश के राजदूत है, वहाँ की सरकारों को सूचित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति को आप यहाँ से हटा लें, और उसको हटा लिया जाता है। अब इस अनुच्छेद में 2-3 कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका कि जानना जरूरी है, क्योंकि कानून और संविधान में एक एक शब्द का एक अर्थ होता है। तो अनुच्छेद 14 में 2-3 कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनको जानना जरूरी है। एक शब्द जो प्रयोग हुआ है वह है भारतीय राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब है कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर, पूरे भारत भर के अंदर की बात हो रही है। अब दूसरा जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है व्यक्ति एवं व्यक्तियों। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि नागरिक शब्द का। तो यहाँ पर व्यक्ति शब्द से मतलब है कि भारतीय भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं, अर्थात यह मूल अधिकार सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो। वो भारत की भूमि पर रहने वाले सारे लोगों को प्राप्त है। दूसरा एक व्यक्तियों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो व्यक्तियों का मतलब है कि यहाँ पे विस्तार किया गया है, सिर्फ व्यक्ति तक इसे सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे कंपनी, निगम, ट्रस्ट, इन सब तक इसका विस्तार किया गया है कि उन्हें भी विधि या कानून का संरक्षण प्राप्त है। तो हम समझते हैं कि अनुच्छेद 14 आपको क्लियर हो गया, और अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पे विभेद से रोक। यहाँ पे 5 आधार बतलाए गए हैं, और ये जो 5 आधार दिए गए हैं, तो इन आधारों पे राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब यह होता है। साथ में इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि इसके अतिरिक्त जो दूसरे आधार होंगे उन पर भेदभाव किया जा सकता है। अभी हमने चर्चा की थी, बतलाया था कि कानून और संविधान में एक एक शब्द और उसकी जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसके कई गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। तो वही यहाँ भी बात हो रही है कि इन 5 आधारों पे तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो और कुछ कारक हो सकते हैं जिसके आधार पे कि भेदभाव किया जा सकता है। अब हम इसको देखते हैं, इसको विस्तार से, तब समझ में आएगा। तो पहला तो भेदभाव नहीं किया जाएगा इन आधारों पे, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। अब दूसरे में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थल का प्रयोग, अर्थात व्यक्तियों को इन आधारों पे सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्थल मतलब राज्य के द्वारा जो संचालित सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे मान लीजिए होटल, पार्क, तालाब, कुआं, सड़क, इन सब चीज़ों के प्रयोग से इन्हें रोका नहीं जाएगा। किन आधार पे? तो इन 5 आधारों पे नहीं रोका जाएगा। अब आते हैं तीसरे। इन सब बाकी के जो 3 हैं यहाँ पे, उनमें
एक तरीके का अपवाद है कि इन अपवादों को रखा गया है और इनको इसमें जो प्रावधान है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो जो अपवाद है इनको इससे अलग नहीं उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात 15(1) का जो कहा गया है कि भेदभाव नहीं होगा, तो ये जो अपवाद हैं इनको लागू करने में इनका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं तीसरे में क्या कहा गया है। तीसरे में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है। अब आप यहाँ पे समझिए, 5 आधार दिए गए हैं: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन्हीं 5 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भेदभाव किया जा सकता है। तो उसका पहला यहाँ पे उदाहरण है, अपवाद के रूप में आया है कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में सरकारें चाहें तो कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। गर्भावस्था के स्थिति में कुछ विशेष अवकाश उन्हें दिया जाता है। पोषाहार से संबंधित कुछ व्यवस्था किए जाते हैं। वैसे ही बच्चों के पोषाहार के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाती है, कुपोषण ना हो उसके लिए। तो इस तरीके के जो व्यवस्थाएं हैं वो इसके अपवाद स्वरूप कह लें या इनके विरुद्ध नहीं माना जाएगा। भेदभाव हो रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा। अब आते हैं चौथे में। इसमें क्या है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रबंध करने की बात है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि विशेष प्रबंध की जो बात हो रही है उसके 2 ही आधार हैं, सामाजिक और शैक्षणिक। इन रूप से जो पिछड़े हुए हैं, ना कि कोई गरीब है, आर्थिक रूप से यहाँ पे कारक नहीं है। 2 ही कारक है, सामाजिक और शैक्षणिक। अब उसमें किन लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे? तो पिछड़ा, एसटी और एससी, मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए और दलितों के लिए विशेष प्रबंध किए जा सकते हैं। तो यह 15(4) जो है यह मूल संविधान में नहीं था। इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक मामला आया था मद्रास राज्य में, चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य में। तो उसकी चर्चा हमने एक अलग से वीडियो में की है, केस स्टडी के रूप में। तो उस मामले के बाद इस प्रावधान को ऐड किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अब आते हैं इसके 5वें पे, अर्थात 15 के 5 पे। इसमें इसे भी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। अब इसमें क्या प्रबंध किए गए? तो यहाँ भी आधार वही है, ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े वर्गों के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वो शिक्षण संस्थाएं चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो या निजी संस्थान हो, तो हर जगह पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इसमें छूट दिया गया है जो अल्पसंख्यकों के द्वारा जो संचालित संस्थान है, अर्थात धार्मिक आधार पे जो अल्पसंख्यकों के संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे इस आरक्षण के नियम को लागू नहीं किया जाएगा, उनको छूट दी गई है। तो ये है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कुल 5 इसके भाग आते हैं और मेरी समझ में ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16 पे। तो इसमें क्या है कि यह 15 और 16 एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों अनुच्छेदों की जब हम चर्चा करेंगे या आप भी जब इसकी स्टडी करिएगा तो तुलनात्मक रूप से दोनों को कंपेयर करके करिएगा, क्योंकि कई बार ये दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करता है। तो आप एक साथ दोनों को तुलनात्मक रूप से करिएगा। तो क्या है अनुच्छेद 16 में, तो देख लेते हैं। यहाँ अनुच्छेद 16 में किसकी बात की गई है? तो लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में किन्हें लिया जाएगा? तो उसमें अवसर की समता है, अर्थात हर
व्यक्ति को एक समान अवसर दिया जाएगा, कहने का अर्थ यही है। अब आते हैं कि इसका पहला क्या क्या है, तो अवसर की समता है। अब इसके 15(1) को देखिए, वहाँ पे क्या है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात हर व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा। किसी तरीके का जो भी आवेदन करेंगे नौकरी के लिए, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो यहाँ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ नौकरी की बात हो रही है और यहाँ पे अन्य चीज़ों की बात हो रही है नौकरी को छोड़कर। अब आते हैं दूसरे पे। यहाँ क्या है कि सार्वजनिक स्थल के प्रयोग, सार्वजनिक स्थल का प्रयोग किन आधार पे, तो इन 5 आधारों पे। अब यहाँ भी वही बात है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात नौकरी के लिए अगर जितने भी आवेदक आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें इस आधार पे छांटा नहीं जाएगा, अर्थात उनको नियुक्ति देने से मना नहीं किया जाएगा। यहाँ भी वही बात थी, यहाँ भी वही है। अब तीसरे में, अब यहाँ भी तीसरे से अपवाद शुरू हो रहे थे, यहाँ भी अब अपवाद शुरू हो रहे हैं कि इन सब को इस मूल अनुच्छेद के अनुसार अलग नहीं माना जाएगा, अर्थात इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो तीसरे में क्या है, स्थानीयता, अर्थात स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें है कि हर राज्य, करीब राज्य सरकारों की जो नौकरियां होती हैं तो उनमें लगभग हर राज्य ऐसा करते हैं कि स्थानीय जो लोग होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है नौकरियों में। और ख़ास करके जनजातीय जो राज्य हैं, जैसे झारखंड या उत्तर पूर्व के राज्य हुए या जम्मू कश्मीर हुए, तो उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो उसी की बात हो रही है। तो अब 15 के साथ में तुलना करेंगे तो यहाँ पे है महिला, यहाँ पे है स्थानीय। महिला मतलब जननी और जन्मभूमि, दोनों एक मिलकर बहुत जगह पे आते हैं। जन्मभूमि अर्थात स्थानीयता, जिसका जहाँ पे जन्म स्थान है, तो स्थानीयता के आधार पे। अब आते हैं इसका चौथे में क्या है, तो पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की गई है। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसके आधार पे पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। उसका आरक्षण देने का आधार क्या था, तो नौकरियों में अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वैसे स्थिति में इनको आरक्षण देने की बात थी। 27% आरक्षण दिया। यहाँ पर भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, यहाँ भी आधार वही है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। तो दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें जो है सो 2 अतिरिक्त 4A और 4B जोड़ा गया है जो संविधान संशोधनों से है। एक है कि 4A में क्या है, तो 85वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया। ये सिर्फ ST और SC के लिए है और इसमें नौकरियों में वरिष्ठता के निर्धारण पर एक आया था, दिया गया था, इसमें नियम बनाए गए थे। उसमें था कि नियुक्ति की तिथि को वरिष्ठता का आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि प्रमोशन के डेट को माना जाएगा। किन का, ST और SC के लिए, अर्थात जिस डेट को उनका प्रमोशन हुआ है उसी तिथि को माना जाएगा उनके वरिष्ठता तय करने में। अब इसके 4B में क्या है, तो 81वां संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि बैकलॉग सीट के बारे में बतलाया गया। मान ली बैकलॉग का मतलब होता है पीछे के साल का जो आरक्षित सीटें हैं वो अगर खाली रह गई है तो वो कैरी फॉरवर्ड होके वर्तमान में आ जाती है। तो वो पीछे के जो बैकलॉग सीट होंगे आरक्षित वाले, तो अभी अगर उसमें नियुक्ति ली जा रही है तो उसमें 100% आरक्षण का प्रबंध किया गया है, अर्थात 100% आरक्षण। सिर्फ बैकलॉग सीटों की बात हो रही है यहाँ पे। अब है इसका 5वां, 16 का 5। यहाँ भी आप देखिए तो धार्मिक संस्था वाले संस्थानों में धर्म से जुड़े लोगों को प्राथमिकता। हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को
धर्म के अपने अनुसार से स्कूल कॉलेज खोलने की छूट दी गई है। तो वैसे संस्थानों में जो नियुक्तियां होंगी उनमें उन संस्थानों को धर्म विशेष अर्थात जिस धर्म का वो संस्थान हो तो धर्म के आधार पे वहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, उनको छूट दी गई है कि वे अपने धर्म के लोगों को वहाँ पे नौकरी में ले सकते हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरीके से 15 और 16 को आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आपको दोनों क्लियर होंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो छूटेंगे नहीं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ भी भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नौकरी की बात की जा रही है, वहाँ भी भेदभाव नहीं है। सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से रोक नहीं लगाया जाएगा, वही 5 आधार यहाँ भी लगभग उसी तरीके के आधार है। यहाँ पे महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात है, यहाँ पे स्थानीयता के आधार पे वरीयता, यहाँ पे पिछड़ों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है, यहाँ पे पिछड़ों के लिए नौकरी की बात हो रही है, आधार वही है। यहाँ पे एसटी और एससी लोगों को संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। यहाँ पे भी धार्मिक संस्थानों में छूट दी गई है और यहाँ भी धर्म से जुड़े हुए संस्थानों में नियुक्तियों पे कुछ छूट दी गई है उनको अपने धर्म के लोगों को लेने के लिए। तो ये हुए 3 अनुच्छेद 14, 15, 16। 14 में क्या था, तो विधि के समय समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में 5 आधार पे कोई भेदभाव नहीं और 6 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब हम आते हैं अनुच्छेद 17 पे। तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। हमारे संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत क्या है। अब इस संबंध में संसद को कानून बनाने का शक्ति दी गई है और उसी अनुसार से 1955 में संसद ने एक कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम। इसी अधिनियम को 1976 में नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया और वर्तमान में यह इसी नाम से जाना जाता है। इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया और उसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया। अब छुआछूत को आप कैसे ये कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको जाति सूचक शब्दों के साथ में बोलकर अपमानित नहीं कर सकते, ये छुआछूत की श्रेणी में आता है। अगर वो किसी मंदिर में प्रवेश पे उनको रोक लगाई जाए या सार्वजनिक जगहों पे रोक लगाई जाए उनके जाति के आधार पे, तो ये भी छुआछूत का एक आधार बनता है। इसी के अतिरिक्त मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हो, कोई दलित वर्ग के लोग वहाँ पे आते हैं तो आप खाना खाने के टेबल से उठ जाते हैं उनकी इसके साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, तो वो भी छुआछूत की श्रेणी में आते हैं। तो इसी तरीके की कई क्रियाकलाप या गतिविधियों को छुआछूत या अस्पृश्यता माना गया है और इनके रोकथाम के लिए ये कानून बनाए गए हैं और उसमें दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं अंतिम अनुच्छेद पे, समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, हमारे इतिहास में आपने देखा होगा कि जो भी राजा होते थे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, साथ में वो अपने नज़दीकी चेले चपाटों को भी कई उपाधियां दिया करते थे या कई लोगों से बहुत ज़्यादा खुश होकर उनके कामों से खुश होकर भी उनको उपाधियां दिया करते थे। जैसे विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, हमारे इतिहास में 14 विक्रमादित्य हो गए, कोई राजा महाराज, कोई महाराजाधिराज। तो इस तरीके की उपाधियां अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों के द्वारा कई उपाधियां दिए जाते थे, राय, चौधरी। तो ये जब हमारा संविधान बना तो ये माना गया कि इस तरीके की जितने भी उपाधि हैं ये समाज में एक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इस तरीके की जितनी भी उपाधियां हैं उन पर रोक लगा दी जाए, कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें यही है। अब जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री हों
या राष्ट्रपति ही हो या मुख्यमंत्री ही हो, तो पहले के ज़माने में जैसे महाराजाधिराज और विक्रमादित्य ये सब उपाधि धारण करते थे, वैसा आज वो धारण नहीं कर सकते, संविधान उनको छूट नहीं देता, यही बात। इसके अतिरिक्त आम लोग भी कोई वैसी उपाधि धारण नहीं कर सकते, राज्य उनको उपाधि नहीं दे सकता। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई है। छूट किनको दी गई है? तो शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां जो होंगी, जैसे डॉक्टरेट की एक उपाधि है, उसको इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से सैन्य उपाधियों की भी बात होती है। अब इसी में प्रश्न उठता है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो हैं वो भी एक उपाधि है कि क्या, इस संबंध में कोर्ट में भी मामला गया था, तो कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये उपाधि नहीं है बल्कि ये सम्मान है। यह किसी व्यक्ति को उनके विशिष्ट क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, परंतु इसमें एक शर्त लगाई गई कि जिन्हें भी यह पुरस्कार दिया जाता है इसका वह व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि ये समानता के अधिकार से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी इनसे प्रश्न बनते हैं अगर वो परीक्षाओं में पूछे जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। साथ में पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पसंद अगर आया हो तो इसको दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कोई कमेंट करना चाहते हो तो वो भी करेंगे। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा देंगे। धन्यवाद।